ठीक है ना। या फिर पिता की संपत्ति उसने पट्टे पर दे दिया, ठीक है ना, उसके पास अभी नाम में नहीं थी लेकिन फिर भी उसने दे दिया। या फिर मान लीजिए उस पिता के 2 पुत्र थे, यानी उसका एक और भाई था, जरूरी नहीं कि वही वाली संपत्ति उसके हिस्से में आएगी, यानी कह सकते हैं अधूरा हक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो यहां पर जो खरीदेगा या पर पट्टे पर लेगा उसके क्या अधिकार होंगे। तो पहला जो लिखा है, पहला क्लॉज क्या है, तो यहां पर जैसे ही यानी कि जो विक्रेता है अगर उसको हक मिल जाए तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्रेता या पट्टेदार ऐसे हित में से संपदा की पूर्ति करने के लिए उससे विवश कर सकेगा, ठीक है ना। यानी कि जैसे ही मान लीजिए अब लड़के के नाम अगर प्रॉपर्टी आ जाए तो जो खरीदार है या पट्टेदार है वो क्या कर सकता है, विवश कर सकता है कि वो क्या करे, संविदा के अकॉर्डिंग जो संविदा हुई थी संविदा के अनुसार वो काम करे, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो ये संविदा हो रही है खरीदने की, पट्टे पर देने की, ठीक है ना। अब वो लड़के के नाम ही प्रॉपर्टी आ जा रही है, उसके नाम आ गई, तो जो संविदा का जो दूसरा पक्षकार है वो विवश कर सकता है कि अब भाई अब आपके नाम तो आ गई, अब जो संविदा हुई थी संविदा के अनुसार में क्या करो, वो संपत्ति अब हमारे नाम ट्रांसफर करो या हमें अब वो पट्टे पर दो, ठीक है ना। दूसरा है बी क्लॉज में दिया गया है, दूसरी लाइन में अंडरलाइन कर लीजिए कि हस्तांतरण करने को आबद्ध हो, यानी जो विक्रेता है या पट्टा करता है हस्तांतरण करने को आबद्ध हो तो हस्तांतरण उपात्त करने के लिए विवश कर सकेगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए लड़के ने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब यहाँ पे क्या हस्तांतरण भी ट्रांसफर भी कराना था, तो जैसे ही नाम आएगा तो विवश कर सकेगा, ठीक है ना। कौन, जो खरीदार है या पट्टेदार है वो क्या विवश कर सकेगा कि भाई तुमने हमें पट्टे पर प्रॉपर्टी दी है तो हस्तांतरण भी करो, ठीक है ना। इसके लिए भी ये भी क्या है, एक प्रकार से अधिकार है, किसका, क्रेता का या पट्टेदार का, ठीक है ना। तीसरे क्लॉज देखेंगे सी क्लॉज में कि जहां पर प्रॉपर्टी क्या है बंधक रखी गई, मान लीजिए जो प्रॉपर्टी के बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है खरीदार से या पट्टेदार से वो लड़का, वो प्रॉपर्टी क्या है बंधक रखी गई थी, तो अब जैसे ही उस पर अधिकार आया, वो क्या है अधिकार आया, तो यहाँ पे जो खरीदार है या पट्टेदार वो क्या कर सकता है, लड़के से बोल सकता है तुम हमें देने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तुम पहले क्या करो, सबसे पहले उस संपत्ति को छुड़ाओ, यानी जो बंधक में रखी है उस बंधक से उसको मोचन कराओ, उसके बाद हम इस संपत्ति को लेंगे। तो यहाँ पर जो खरीदार है या जो पट्टेदार है उसको ये भी अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, जो बेचने वाला है यानी जो अपने पिता की प्रॉपर्टी बेच रहा था उसको विवश कर सकेगा कि वो क्या करे, ऐसे बंधक से छुड़ाए, ठीक है ना। डी क्लॉज में क्या बताया गया है, जहाँ विक्रेता या पट्टाकर्ता संविदा के निर्दिष्ट पालन के लिए वाद लाए और हक के अभाव में या अपूर्ण हक के आधार पर वाद खारिज हो जाए तो प्रतिवादी को उसका निक्षेप यदि कोई हो उस पर कब्जा सहित वापसी का वाद वाद के उसके खर्चे पाने का अधिकार है। और संपत्ति में विक्रेता या पट्टाकर्ता के ऐसे निक्षेप ब्याज और ब्याज पर व्यय यदि कोई हो पर धारणाधिकार है जो संविदा की विषय वस्तु है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए जो लड़का था जो क्या जिसके पास हक नहीं था, अपने पिता की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा था, बेच रहा था या पट्टे पर दे रहा था, अब उसने संविदा कर ली बेचने की या पट्टे पर देने की, तो जो संविदा का जो दूसरा पक्षकार है, ठीक है ना, वो अब पालन नहीं कर रहा, वो जान गया कि इस लड़के के नाम भी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन लड़के ने तब भी संविदा के पालन के लिए वाद लेकर के आया, तो वाद लेकर के आया, जब लेकर के आया तो वाद में वो असफल हो गया संविदा का पालन कराने के लिए। तो यहाँ पर जो भी पैसा वो लेके रखा रहा होगा, ठीक है ना, प्रतिवादी का, ठीक है ना, तो यानी कि जिसे जो खरीदार है उसका उसने अगर कोई पैसा दिया रहा होगा, ठीक है ना, तो वो पैसा ब्याज के साथ वापस ले सकता है, इंटरेस्ट के साथ ले सकता है, और साथ ही जो ऐसा वाद लाए तो वाद में जो भी खर्चे हुए वो खर्चे भी प्राप्त करने का हकदार होगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से यहाँ पे धारा 13 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर हक नहीं रखता
या पूर्ण हक रखता है फिर भी वो संपत्ति बेचता है, ठीक है ना, या पट्टे पर देता है, तो जो ऐसी संपत्ति के खरीदार है, क्रेता है या पट्टेदार है, पट्टे पर लेने वाला व्यक्ति है, उसके क्या क्या अधिकार होंगे, ठीक है ना। तो संविदा का पालन कराने के लिए जो भी है वो क्या है व्यवस्था कर सकता है कि जब उसके नाम आ जाएगी, ठीक है ना। दूसरे में हमने देखा कि वो अगर क्या उसके भाई हैं तो उनसे कंसर्न ले, मतलब कंसेंट ले, सम्मति ले कि भाई ये आपकी है, आपके नाम की जो आपने ट्रांसफर किया है, ठीक है ना, और वो अपने हिस्से की बेच रहा है, ठीक है ना। तीसरे में हस्तांतरण कराने के लिए बात किया जा सकता है। चौथे में जो भी ऐसे खर्चे हुए हैं, जो भी पैसा दिया है, इंटरेस्ट के साथ प्राप्त करने का हकदार है। उपधारा 2 बताता है कि जिस तरीके के प्रावधान स्थावर संपत्ति के लिए जो हमने पढ़ा, ठीक है, ऐसे ही प्रावधान अगर कोई व्यक्ति जंगल संपत्ति को, जो जंगल संपत्ति पर कोई व्यक्ति हक नहीं रखता या पूर्ण हक रखता है, फिर भी ऐसी संपत्ति को बेच दे रहा है या किराए पर दे रहा है, तो भी वैसे ही प्रावधान कहाँ पर लागू होंगे, जंगल संपत्ति में भी लागू होंगे, ठीक है ना। धारा 14, ऐसी संविधाएं जो बिनस्तया प्रवर्तनीय नहीं है, यानी ऐसी संविधाएं जो बिनस्तया लागू नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं, जिनका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, तो निम्नलिखित संविधाओं को बिनस्तया प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता। कौन कौन सी संविधाओं का प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता, तो पहला क्लॉज है जहां संविदा के किसी पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन धारा 20 के उपबंधों के अनुसार अभिप्राप्त कर लिया है, ठीक है ना। यानी जो संविदा का पक्षकार था, वो संविदा के पक्षकार ने क्या किया है, धारा 20 के अनुसार प्रतिस्थापित पालन करा लिया है, तब उस कंडीशन में विनिर्दिष्ट पालन वो नहीं करा सकता। नहीं आया समझ में। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर उन्होंने प्रतिस्थापित पालन धारा 20 के अनुसार किसी पक्षकार ने करा लिया, यानी किसी अन्य व्यक्ति की मदद से उसने क्या है संविदा का पालन करा लिया है, ठीक है ना, तब वो क्या है एसआरए के अंतर्गत वो जो विनिर्दिष्ट पालन है, वो विनिर्दिष्ट पालन फिर वो नहीं करा सकता, ठीक है ना। दूसरा क्लॉज है कोई ऐसी संविदा जिसके पालन में ऐसे किसी निरंतर कर्तव्य का पालन अंतर्वलित है जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकता। यानी कि जो संविदा हुई है पक्षकारों के बीच में, पक्षकार तो संविदा हुई है, तो संविदा में जो पक्षकार हैं, पक्षकारों में क्या है निरंतर कर्तव्य का पालन अंतर्वलित है, यानी कि उसमें क्या है निरंतर कर्तव्य है, निरंतर ड्यूटी है, ठीक है ना। और उसमें कोई पक्षकार क्या कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, अपना कर्तव्य सही तरीके से नहीं कर रहा, और न्यायालय भी ऐसे निरंतर कर्तव्य की देखरेख निरीक्षण न्यायालय नहीं कर सकता, यानी उसका पर्यवेक्षण नहीं कर सकता, तब ऐसी संविधाओं का भी पालन नहीं कराया जा सकता। तो इस प्रकार की जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक व्यक्ति है जो मालिक है, वो किसी मॉल का क्या है, जो मॉल है, शॉपिंग मॉल है, उसका वो ओनर है। जो बी नाम का व्यक्ति है वो मैनेजर है। अब वो क्या कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहा। मालिक बोल रहा है कि इसको बाकायदे आप 20% छूट में क्या करो, सामान बेचो, लेकिन जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है, वो लोगों को, ग्राहकों को छूट में नहीं बेच रहा, लेकिन मालिक को क्या बता रहा है, कुछ को दे रहा है छूट, किसी को नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर और बाकी मालिक को क्या बता रहा है, 100% बता रहे कि हमें हर एक सामान क्या कर रहे हैं, छूट में दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यानी कि वो बी जो है अपनी संविदा के अकॉर्डिंग जो है मैनेजर, उसे संविदा के अकॉर्डिंग पालन करना जो वो नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो मालिक है, शॉपिंग मॉल का मालिक है, वो क्या करे, बाद लाए कि बी अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से नहीं कर रहा है, हर कपड़े हर प्रोडक्ट में उसे 20% छूट देनी चाहिए, वो नहीं दे रहा है, तो क्या न्यायालय वहां जाकर बैठ करके निगरानी करेगा क्या कि हर कपड़े में ये छूट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो न्यायालय अपना काम छोड़ करके वहां तो बैठ नहीं सकता है। तो इस प्रकार की संविधाओं का पालन जिसमें कर्तव्य का है निरंतर अंतर्वलित है, और न्यायालय इस प्रकार के कामों का जहाँ पर्यवेक्षण नहीं कर सकता। हाँ जाओ, आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर इस प्रकार की संविधाओं का पालन नहीं कराया जा सकता, ठीक है ना। सी क्लॉज है, सी क्लॉज में क्या बताया गया है कि कोई ऐसी संविदा जो पक्षकारों की व्यक्तिगत अर्हताओं पर इतनी निर्भर है कि न्यायालय उसके तात्विक निबंधनों का बेहतर पालन नहीं करा सकता, ठीक है ना। यानी संविदा इस प्रकार, जैसे कि मान लीजिए हम किसी, कोई ऐसा पेंटर है, हम उससे कांटेक्ट करते हैं, या कोई सिंगर है, हम उससे कांटेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए, हमारे यहाँ कोई फंक्शन है, हमारे यहाँ वो आकर के गाना गाए। अब जिस व्यक्ति के लिए हमने बोला था वो नहीं आ रहा, वो अपने असिस्टेंट को भेज दे रहा है, तो हम संविदा किस लिए की थी, क्योंकि वो कला जो थी, आर्ट जो थी, वो किसके पास थी, उसके पास थी,
और उस जैसा कोई व्यक्ति दूसरा काम नहीं कर सकता। यानी क्यों? क्योंकि वो पर्सनल स्किल पर डिपेंड करती है। तो ऐसी संविधाएं जो पर्सनल स्किल पर डिपेंड करती हैं, उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, तब ऐसी संविधाओं का पालन किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं कराया जा सकता। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। अब यानी कि हमने, जैसे कि हमारे यहाँ फंक्शन है, हम लता मंगेशकर जी को गाना गाने के लिए कांटेक्ट करें कि आप आएंगे हमारे यहाँ इस तारीख को गाना गाएंगे, वो नहीं आ पा रहे हैं, वो किसी जूनियर को भेज दे रही हैं, तो फिर वो संविदा का मतलब क्या है? समझौता तो उन्होंने किया है, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसी संविधाओं का भी पालन हम किसी दिनेश पालन नहीं कराया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो क्या है, मान लीजिए बीमार है, पीड़ित है, तो वो संविदा उसी व्यक्ति पर डिपेंड है, तो वो काम किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं कराया जा सकता। डी क्लॉज है, कोई ऐसी संविदा जो अवधारणीय प्रकृति की हो। अवधारणीय प्रकृति की मतलब यानी कि जो नेचर है संविदा का वो कैसा है, समाप्त होने योग्य है, परवसेय होने योग्य है। तब उस कंडीशन में ऐसी संविदाएं जो समाप्त होने योग्य है, परवसेय होने योग्य है, या जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी संविदाएं हैं, ऐसी संविदा का पालन कराने के लिए कोई पक्षकार कोर्ट में जाता है, तो ऐसी संविदाओं का भी बिजनेस पालन नहीं कराया जा सकता। तो यहाँ पर 4 परिस्थितियां देखी जहां पर ऐसी संविदाओं का बिजनेस पालन नहीं कराया जा सकता। पहला हमने देखा जहां पर पक्षकार ने ऑलरेडी धारा 20 के अंतर्गत प्रतिस्थापित पालन प्राप्त कर लिया है। दूसरा हमने देखा जहां पर संविदा के जो निबंधन इस तरीके के हैं जिसमें से पक्षकारों का निरंतर कर्तव्य का पालन अंतर्वलित है और न्यायालय उसकी क्या है, पर्यवेक्षण नहीं कर सकता, तो ऐसी संविदाओं का भी विनिष्ठ पालन नहीं कराया जा सकता। तीसरा क्लॉज हमने देखा कि जहां पर संविदा के निबंधन इस तरीके के हैं कि जो पक्षकारों की व्यक्तिगत अर्हताओं पर वो डिपेंड है, पर्सनल स्किल पर डिपेंड है, तब ऐसी संविदाओं का भी विनिष्ठ पालन नहीं कराया जा सकता। चौथी हमने देखी कि जहां पर संविदा इस नेचर की है, इस प्रकृति की है, कैसी है, अवधारणीय प्रकृति की, यानी उसका नेचर इस तरीके का समाप्त होने योग्य है, परवसेय करने योग्य है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तब इस कंडीशन में ऐसी संविदाओं का भी विनिष्ठ पालन प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये हमने यहाँ पर ये देखा धारा 14 में कि कौन कौन सी संविदाओं का पालन विनिष्ठ पालन नहीं कराया जा सकता, कब नहीं कराया जा सकता। तो 4 परिस्थितियां देखी हैं। ठीक है ना। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।